स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ हिस्ट्री के 6 मार्कर पर, लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दूं कि हमारी एक मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रदान की गई है, तो आप वहां जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर हमारी टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत सही समय है मेंस आंसर राइटिंग का। अगर आपने यह समय खो दिया तो आपको आगे पछताना पड़ सकता है। तो अब हम चर्चा करते हैं हमारे 6 मार्कर पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में संप्रदायवाद के विकास के प्रमुख कारणों की चर्चा करें व पृथक राष्ट्रवाद के निर्माण में कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, उन पर विचार करें। तो संप्रदायवाद से आशय है राजनीतिक लाभ की प्राप्ति हेतु धर्म का प्रयोग या पंथ का प्रयोग करना व लोगों के मध्य वैमनस्यता का प्रसार करना। तो एक बार और हम इसका रिवीजन करते हैं कि संप्रदायवाद से आशय है कि राजनीतिक लाभ की प्राप्ति हेतु धर्म या पंथ का प्रयोग करना व लोगों के मध्य वैमनस्यता का प्रसार करना, तो ये संप्रदायवाद कहलाएगा। इसके उद्भव के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? तो इसके उद्भव के प्रमुख कारण हैं अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति, गरम दल के नेताओं की नीति जिसने मुस्लिमों में असंतुष्टि को बल प्रदान किया, जैसे शिवाजी उत्सव, गणेश चतुर्थी आदि, मुस्लिम नेताओं द्वारा दुष्प्रचार व पश्चिम एशिया से संबंध जोड़ना, अंग्रेजों की तुष्टीकरण की नीति जैसे 1909 में मार्ले मिंटो की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग। तो एक बार और हम देखते हैं कि सांप्रदायवाद के कारण क्या क्या होते हैं। तो अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति, गरम दल के नेताओं की नीति जिसने मुसलमानों में असंतुष्टि को बल प्रदान किया, जैसे शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव आदि, मुस्लिम नेताओं द्वारा दुष्प्रचार, पश्चिम एशिया से संबंध जोड़ना, अंग्रेजों की तुष्टीकरण की नीति जैसे 1909 में मार्ले मिंटो की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग। इसके बाद है हमारा जो 5वां पॉइंट है, वह है मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था दोस्तों 1906 में ढाका में। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पृथक राष्ट्र के निर्माण में भूमिका, कांग्रेस नेताओं द्वारा शक्तिशाली केंद्र वाले राष्ट्र के निर्माण पर बल जिसने पंजाब, बंगाल, बलूचिस्तान व सिंध के लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ था। इसके बाद इन सभी कारणों का सम्मिलित परिणाम यह हुआ था कि भारत में सांप्रदायिकतावाद का उदय हुआ था और इसका परिणाम यह हुआ था कि पृथक पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, आप इसको इस टाइप के फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की गई है। हमारे नोट्स में प्रमुख है हिस्ट्री, एथिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी, एमपी आदि नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्योंकि इसी प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट मेंस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाता रहेगा। अब हम हमारे दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हुआ, चर्चा कीजिए। भारत में स्वतंत्रता, तो अब हम उत्तर पर चर्चा करते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास 1857 की क्रांति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, जिसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना ने संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन मुख्यतः उच्च व शिक्षित वर्गों तक ही सीमित रहा, जिसका केंद्र शहरी क्षेत्र ही रहे। तो इस प्रकार से हम अपने इंट्रो को बताएंगे कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास 1857 की क्रांति के साथ ही प्रारंभ हो चुका था, जिसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना द्वारा एक संस्था का स्वरूप प्रदान किया गया था। कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन मुख्यतः उच्च वर्गों तक सीमित रहा, जिसका केंद्र शहरी क्षेत्र ही रहे। वहीं गरम दल का आंदोलन क्रांतिकारियों द्वारा हिंसा व क्रांतिकारी कार्यों पर आधारित रहा, जिसकी लोकप्रियता अपेक्षाकृत कम थी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है 1915 में गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में आगमन से स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तन आए, जिसका श्रेय महात्मा गांधी को ही जाता है।
गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति क्या रही, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो समावेशी प्रकृति, इसके अंतर्गत आंदोलन में महिलाओं, दलितों, मजदूरों, गरीबों सभी वर्गों को समाहित कर इसे समावेशी प्रकृति आई थी। संपूर्ण भारत में प्रचार, ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन का प्रचार, जनजातीय क्षेत्रों में भी आंदोलन को फैलाया गया था। पंथ निरपेक्षता का गुण प्रबल था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। हिंदू मुस्लिम एक साथ प्रयासरत थे। और चौथा पॉइंट है अहिंसात्मक संघर्ष, अहिंसा व शांतिपूर्ण आंदोलन पर बल, क्योंकि अंग्रेज शक्तिशाली थे, वे हिंसात्मक आंदोलन को दबा देते थे। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह है दलित उत्थान, हरिजन कल्याण हेतु कार्य, राजनीति स्वतंत्रता के साथ सामाजिक समानता भी आवश्यक है, इस पर भी बल दिया गया था। अतः गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों तक पहुंचाया था, जिसके बाद भारत वास्तविक भारत के रूप में उभरा था। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे संपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जब भी आप हमारे नोट्स परचेस करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, क्योंकि उससे आपको व्हाट्सएप पर जोड़ लिया जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो हम आपको वो प्रोवाइड कराते रहेंगे मेंस से संबंधित। इस प्रकार आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रदान की गई है, तो आप वहां जाकर हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का पहला फायदा यह होगा कि आपकी कॉपी का सटीक मूल्यांकन हो सकेगा। दोस्तों, हम प्रश्न लिखते रहते हैं लेकिन हमारा उसका कुछ मूल्यांकन नहीं होता है, तो हमारे प्रश्न उत्तर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हमारी जो मेंस की कॉपी है उसका सही मूल्यांकन हो। तो हमारे द्वारा सिलेक्टेड लोगों के द्वारा कॉपी चेक की जाती है तथा सटीक मूल्यांकन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, पहला फायदा तो यह होता है कि आपको सटीक मूल्यांकन होता है, और दूसरा फायदा मित्रों यह है कि आपको एक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाती है। जो भी हम टेस्ट पेपर देते हैं तो हम उसकी एक मॉडल आंसर की भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको आपकी जो कमियां रह गई हैं तो आप उसमें सुधार कर सकें और आप अपने आंसर को मॉडल आंसर बना सकें। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, जो कि एक 3 मार्कर है, तिनकटिया पद्धति। तिनकटिया पद्धति क्या थी, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। औपनिवेशिक कालीन कृषि पद्धति को तिनकटिया पद्धति कहा जाता था। इसमें किसानों को उनकी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। पूर्वी भारत क्षेत्रों में यह लागू थी। इसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये हमारा एक 3 मार्कर है। यह थी एक औपनिवेशिक कालीन कृषि की पद्धति, जिसमें किसानों को उनकी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। पूर्वी भारत क्षेत्रों में यह लागू थी और इसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अब हम अपने दूसरे 3 मार्कर पर चर्चा करते हैं, तो वह है स्थायी बंदोबस्त। 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यह लागू हुआ था। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में यह लागू किया गया था। जमींदारों को भूस्वामी माना गया था तथा भू राजस्व की वसूली एवं जमा करने की जिम्मेदारी भी जमींदारों को दी गई थी। स्थायी बंदोबस्त में दोस्तों आप एक फैक्ट और ऐड कर सकते हैं कि इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, और इसका जो प्रारूप बनाया था वो जॉन बार्लो द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।